आखिर दुनिया वंदे भारत के पीछे क्यों पागल है, कतार में कौन कौन है, आप ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो चलिए एक एक करके मैं बताता हूं। देखिए पड़ोसी देशों में कौन कौन है। नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश जिनके साथ हमारा रेल संपर्क बढ़ रहा है, वे सबसे पहले ग्राहक है। दूसरा है लैटिन अमेरिका, चिली, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों ने भारत की सेमी हाई स्पीड तकनीक की जमकर तारीफ की है। इतना नहीं, विकसित देश भी कतार में है, हैरान मत होइए, लेकिन कनाडा और मलेशिया जैसे देश भी भारत की ओर देख रहे हैं। अमेरिका जैसे बड़े बाजार में भी ऐसी ट्रेनों की मांग है। जरूरी है अपनी ट्रेन को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट करना। जब तक इस मुल्क में करप्शन खत्म नहीं होगी ना, कोई भी महकमा सही काम नहीं करेगा। आप अगर अपनी रेलवेज का हाल देखें ना, तो जब से अंग्रेज आज से 300 साल पहले जो लाइंस बिछा के गए वही हैं, बल्कि वो भी डेड पड़ी हैं। अब यानी कि इंडिया अगर मैन्युफैक्चर करके भी देना चाहता है, इंडिया अगर मैन्युफैक्चर करके भी देना चाहता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट ना ब्रो। ट्रम्प इज अ गाय जो मतलब यू कांट मेक हिम अंडरस्टैंड। आप उसे कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं वो बता सकते, समझ रहे हैं? वो उसको ना ही किसी की परवाह है। तो ये चाहिए कि आप हर एक का जो रिलीजन होता है वो उसका एक पर्सनल मैटर होता है, और इसी तरीके से पाकिस्तान को भी पाकिस्तान की स्टेट का जो भी रिलीजन है उसको एक अलग तरफ रखना चाहिए, और हमारे टर्म्स हर एक के साथ होने चाहिए। और अगर हम ये समझते हैं कि हम सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज के साथ ही हैं और इस्लामिक कंट्रीज के साथ ही हम रहेंगे, उन्हीं के साथ बातचीत करेंगे, तो फिर चाइना क्या है भाई? कहने का मतलब है कि जो डेवलपमेंट होनी चाहिए उसकी वो जो हुई भी थी पहले से वो भी खत्म हो रही है। हमने तो कोई डेवलपमेंट रेल में भी की नहीं। ज्यादा पहले अमेरिकन लोकोमोटिव इंजन थे, अब वो उनकी बजाय हम लोग चाइना से लेते हैं। अब चाइनीज इंजन जो है वो पता नहीं किस तरह के हैं, आई डोंट नो, लेकिन वो भी शुरू में तो नजर आए, लेकिन अब वो भी दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर तगड़ा है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर है जिसके ऊपर इंडिया की स्टेट का हाथ है, लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर तो है ही ना उनका। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ना तो हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस दी है, पहली बात, ना हम प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करते हैं उस तरह, और ना हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ना आगे आने देते हैं। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए कि न्यूयॉर्क का फेमस ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल हो या लंदन का कोई व्यस्त रेलवे स्टेशन, और वहाँ पटरियों पर नीले और सफ़ेद रंग की एक ऐसी ट्रेन खड़ी हो जिस पर गर्व से लिखा हो मेड इन इंडिया। जी हाँ, ये अब सिर्फ कोई सपना नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत बनने जा रही है जो पूरी दुनिया के ट्रांसपोर्ट मार्केट को हिलाकर रख देगी। भारत की शान वंदे भारत अब अपनी सरहदें तोड़कर समुंदर पार करके दूसरे देशों में दौड़ने के लिए पूरी तरह से बेकरार है। अमेरिका से लेकर चिली तक, कनाडा से लेकर मलेशिया तक, दुनिया के बड़े बड़े देश आज भारत की इस सेमी हाई स्पीड टेक्नोलॉजी के आगे कतार लगाकर खड़े हैं। लेकिन इस पूरे बड़े ग्लोबल एक्सपेंशन के सफ़र में एक तकनीकी पेच फंसा हुआ था, जिसे अब हमारे देश के ब्रिलियंट इंजीनियर्स ने पूरी तरह से सुलझा लिया है। सोचिए, आखिर क्यों अभी तक हमारी ट्रेनें सीधे विदेशों में नहीं भेजी जा सकती थी? इसका सबसे बड़ा कारण था गोग, यानी पटरियों के बीच की दूरी। भारत का स्टैंडर्ड ब्रॉड गोग है, जबकि बाकी दुनिया में स्टैंडर्ड गोग चलता है। लेकिन अब राइट्स और इंडियन रेलवे ने एक ऐसा कमाल का मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत हम ऐसी ट्रेनें बना रहे हैं जो दुनिया के किसी भी देश की पटरी पर बिना किसी बदलाव के एकदम फिट। दोस्तों दुनिया में अब तक हाई स्पीड ट्रेनों का मतलब था चीन या फिर जापान, लेकिन उनकी एक बड़ी समस्या थी बेहिसाब कीमत। चीन और फ्रांस की ट्रेनें जितनी तेज हैं उतनी ही महंगी भी हैं। वहीं भारत ने दुनिया को दिखाया है कि किफायती और क्वालिटी एक साथ मिल सकती है। एक 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन की लागत मात्र 130 से 150 करोड़ रुपए के बीच आती है। विदेशी कंपनियों के मुकाबले ये कीमत आधी से भी कम। जरूरी है अपनी ट्रेन को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट करना। जब तक इस मुल्क में करप्शन खत्म नहीं होगी ना, कोई भी महकमा सही काम नहीं करेगा। आप अगर अपनी रेलवेज का हाल देखें ना, तो जब से अंग्रेज आज से 300 साल पहले जो लाइंस बिछा के गए वही हैं, बल्कि वो भी डेड पड़ी हैं। ठीक है। और दूसरे आप देखें तो पहले यहाँ पे चलते थे ये फर्नेस, डीजल इंजन ऑयल से चलती थी गाड़ियाँ, फिर बिजली पे कन्वर्ट हुई। तो बिजली पे आप जब देखती है ना लाहौर से कराची की रेलवे ट्रैक को, तो उस पर आपको नज़र आएगा एक हैंगर होते थे, पावर स्टेशंस होते थे। अब आप देखेंगी तो बड़ी अच्छी बात ये आपको सुनने में मिलेगी कि वो हैंगर है ना, और वो इलेक्ट्रिसिटी की तार है ना, वो पावर स्टेशन है। और जो उन्होंने मोर्चे बनाए थे जहाँ पे बैठ के वो लोग सारी चीज़ों को मॉनिटर करते थे, अब तो खैर से उनमें खिड़कियाँ दरवाजे भी गायब हो। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो डेवलपमेंट होनी चाहिए उसकी वो जो हुई भी थी पहले से वो भी खत्म हो रही है। हमने तो कोई डेवलपमेंट रेल में भी की नहीं। ज्यादा पहले अमेरिकन लोकोमोटिव इंजन थे, अब वो उनकी बजाय हम लोग चाइना से लेते हैं। अब चाइनीज इंजन जो है वो पता नहीं किस तरह के हैं, आई डोंट नो, लेकिन वो भी शुरू में तो नजर आए, लेकिन अब वो भी दम तोड़ते नजर आ रहे हैं।
हाँ। असल में बात यह है कि हमारे हुक्मरानों की ना वो उनकी ये विल नहीं है कि ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक घर है, हाँ। उसको घर को अप टू डेट रखने के लिए, उसको चलाने के लिए आप सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो हमारे हुक्मरानों का जो है ना, वो अपना पेट भरने के लिए सब कुछ करते हैं वो। सर, जिस तरह के इकोनॉमिकल क्राइसिस आए हुए हैं पाकिस्तान में, वो शायद उस पे पहले फोकस करें कि बेसिक चीजें प्रोवाइड की जाए। हम तो, मेरी एज जो है 54 हो गई है, ठीक है। मैं जब से होश संभाली यही सुन रहा हूँ कि हम हुक्मरान लगे हुए हैं, पता नहीं कहाँ पे लगे हुए हैं, कहाँ पे लगे हुए हैं, ये हमें नहीं पता चल रहा, ठीक है। अच्छा सर, हमें वही उन्होंने उसी रोने राटे पे रखा हुआ है कि बिजली का बिल है, गैस का बिल है, ठीक है। और अपने सारी राशियाँ चल रही हैं। अब आप देखें ना, कोई मिनिस्टर जाता है तो उसके आगे स्कॉट आप देखें 15-20 गाड़ियों का स्कॉट, तेल का क्या फ्यूल प्राइसेस क्या हैं, वो तो हमारे लिए ही है ना फ्यूल प्राइसेस, ठीक है। उनके लिए तो नहीं है ना फ्यूल प्राइसेस। उन्होंने क्या किया हमारे लिए? कुछ नहीं किया हमारे लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये जो इंडिया कर रहा है, उनके जो हुक्मरान हैं वो कल की सोच रहे हैं, वो 100 साल पहले की प्लानिंग कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। हमारे जो है ना, वो हमें पीछे को धकेले ना, खुद बाहर अपने महल तैयार कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान के इंजीनियर्स कहा गए हैं जो इन चीज़ों पे काम कर सकते थे। प्राइवेट कंपनीज किधर है? इंडिया में प्राइवेट कंपनीज बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें हिस्सा डाल रही हैं। उसके अलावा जापान जो है वो बुलेट ट्रेन लाने में और ट्रेन्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। तो पाकिस्तान के साथ भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं। असल में टैलेंट की कमी नहीं है आपके पाकिस्तान में, ठीक है। टैलेंट बहुत है, बस वो अनफॉर्चुनेटली यूटिलाइज नहीं हो रहा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर तगड़ा है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर है जिसके ऊपर इंडिया की स्टेट का हाथ है। लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर तो है ही ना उनका। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ना तो हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस दी है, पहली बात, ना हम प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करते हैं उस तरह, और ना हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ना आगे आने देते हैं। अब ये जो मोदी जो है, जो उसने बातें की हैं वहां पे कि हम यंग लोगों को ये कर देंगे, इंडिया का गोल है डेवलप नेशन होना है 2047 तक, और जेन जी कहा जाता है कि कल की तकरीर, परसों की तकरीर में मोदी साहब ने 30 दफा टर्म जेन जी बोला। मतलब इतना जेन जी पे फोकस है। अब जेन जी उनकी वो दबा के ऊपर छाई हुई है, बिकॉज उनको पता है कि ये सारे जितने भी अंडर 30 हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, मिनिस्टर को फारग करवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया के अंदर, इसको इंडियंस कैसे देखते हैं? दैट्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट टू अंडरस्टैंड, टू बी ऑनेस्ट, कि क्या इंडिया वाकई मैन्युफैक्चर कर पाएगा? ये 1.5-2 घंटे, 2.25 घंटे की स्पीच की है मोदी साहब ने, ठीक है जी। और कॉस्ट है हम अच्छी देंगे, क्वालिटी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम अपनी एक तो ये चीज है। दूसरा उन्होंने कहा जी हम तो 6G पे जाएंगे। अच्छा, वैसे इंटरनेट की मैं बात करूं तो आप यूरोप में चले जाएं, मुझे तो कभी अच्छा इंटरनेट नहीं मिला यूरोप के अंदर। अमेरिका के अंदर बहुत अच्छा इंटरनेट है, यूरोप के अंदर कोई इंटरनेट नहीं है, बहुत ही हल्का इंटरनेट होता है वहां पर। मैं मुख्तलिफ मुल्कों की बात कर रहा हूँ, किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक तो ये चले, ये 6G की बात कर रहे हैं, और ये जो इंडिया का डिफेंस सेक्टर है वो कह रहे हैं जी हम ड्रोन्स अपने खुद बनाएंगे, काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाएंगे, और लीडरशिप जो है वो एक हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज बना रही है। तो दोस्तों, ये थी उस महाबदलाव की पूरी इनसोल स्टोरी जो भारत को आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा और प्रभावशाली रेलवे हब बनाने वाली है, जहां एक तरफ चाइना और फ्रांस जैसे देशों ने अपनी महंगी ट्रेनों के जरिए विकासशील देशों को कर्ज के जाल में फंसा रखा है, वहीं भारत ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि किफ़ायती दामों में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी कैसे दी जाती है। मात्र 150 करोड़ रुपए की लागत में 16 कोच की ट्रेन देना अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्लोबल रिकॉर्ड है। ये सिर्फ एक ट्रेन का एक्सपोर्ट नहीं है, बल्कि हमारे इंजीनियर्स का विज़न और देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक बेहद ऐतिहासिक कदम है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी वंदे भारत आने वाले दिनों में ग्लोबल मार्केट से
बाकी सुपर पावर कंपनीज का राज खत्म कर पाएगी? क्या भारत सच में दुनिया का नंबर 1 ट्रेन एक्सपोर्टर बनेगा? हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की ये इनसाइडर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।